नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की क्लासें स्टार्ट कर रहा हूं। विश्व इतिहास की क्लासें इतिहास के दृष्टिकोण से जहां भी इतिहास लगता है दोस्तों, जैसे कॉलेज लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर का भी में लगता है, चाहे यूपीएससी हो यूपीएससी में, और चाहे स्कूल लेक्चरर या यूजीसी नेट वगैरह हो, सभी में। यानी यहाँ जहाँ इतिहास विषय में विश्व इतिहास से संबंधित टॉपिक है वहाँ ये सभी वीडियो काम आएंगे। दोस्तों, ये वीडियो यानी मेरा दूसरा वीडियो आपकी प्रतिक्रिया पर डिपेंड करेगा कि आप इस वीडियो को कितना प्यार देते हैं। अगर अच्छा लाइक शेयर कमेंट करते हैं दोस्तों, तो जल्दी दोस्तों अपने रेगुलर क्लास स्टार्ट कर देंगे विश्व इतिहास की। यानी इतिहास के दृष्टिकोण से मेरा यह इतिहास के प्रारूप पर दूसरा वीडियो है दोस्तों, क्योंकि दूसरा वीडियो का कहने का मतलब ये है कि मैंने मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। मिडिवल हिस्ट्री में लगभग 55 वीडियो मैंने डाल दिए हैं और विश्व इतिहास का ये मेरा पहला वीडियो रहेगा। विश्व इतिहास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ बात करूँ, अगर स्कूल लेक्चरर है यानी सेकंड पेपर में जहाँ आता है स्कूल लेक्चरर, तो पूरा का पूरा 50% ही इस पर डिपेंड करते हैं विश्व इतिहास से। और इस क्लास में मेरे मेन 2 उद्देश्य रहेंगे दोस्तों। मैं इतिहास के तथ्यों के साथ में आपको पेश नहीं करने वाला, यानी तथ्यों के जाल में फंसाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको इतिहास इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपकी इतिहास विषय में रुचि बढ़े, और रुचि बढ़ेगी तब आप एक बार मेरे वीडियो देखेंगे और किसी भी अच्छी बुक को पढ़ते हैं तो आप अच्छा कंटेंट ले पाते हैं। और दूसरा मेरा मोटो यही रहेगा दोस्तों कि हम औरों से भी बेहतर करें। यानी और भी पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम ही पढ़ रहे हैं इतिहास विश्व इतिहास, और भी पढ़ रहे हैं, औरों से भी बेहतर करें। यानी इतना उस लेवल का कंटेंट दिया जाए जो कि हमें औरों से, परीक्षा हॉल में औरों से भी बेहतर करें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण पुनर्जागरण का काल यानी कारण, और हम देखेंगे इसके प्रभाव। पुनर्जागरण के कारण क्या कारण थे और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा दोस्तों। इस पुनर्जागरण को सुविधा की दृष्टि से दोस्तों मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, यानी पूरा फ्लो चार्ट में। पुनर्जागरण में हम सबसे पहले जिस बिंदु पर बात करेंगे उस बिंदु का नाम रहेगा कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, यानी शाब्दिक अर्थ क्या है, या आप सिंपल भाषा में कहें तो पुनर्जागरण है क्या, या यूं इसी में पढ़ लेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि, अगर चौथा टॉपिक इसी में इन्वॉल्व करते हैं अच्छे से समझने की दृष्टिकोण से, यानी विषय में समझ विकसित करने के लिए हम इसी के अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे इसकी विशेषता क्या क्या है। अगर ये 4 चैप्टर समझ में आ जाएंगे, यानी चारों बिंदु आपके क्लियर हो जाएंगे, तो दोस्तों पुनर्जागरण आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा, हम जिस बिंदु पर पुनर्जागरण पर बात करेंगे वह पुनर्जागरण के कारण क्या थे दोस्तों। कोई भी चीज है, यानी कोई भी चीज है, अगर ये पेन है तो इसका बनने का क्या कारण रहा, यानी इसकी बाजार में डिमांड बढ़ी तभी तो इसका निर्माण हुआ, तो उसका कारण क्या है, यानी पुनर्जागरण का कारण क्या था। तीसरे, हम जिस बिंदु पर बात करेंगे उस बिंदु का नाम रहेगा दोस्तों, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा आपको इटली में, यानी यूरोप में इटली में प्रभाव। तो इटली में ही क्यों हुआ ऐसा। चौथा, तो दोस्तों चौथा देखेंगे हम इसका प्रभाव या महत्व। एक ही बात है, प्रभाव कह लो, महत्व कह लो या परिणाम। अब दोस्तों प्रभाव और परिणाम 2 अलग अलग शब्द हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपने सभी ने पढ़ा हुआ हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध का परिणाम क्या रहा, यानी कौन जीता कौन हारा। परिणाम तुरंत आ जाता है दोस्तों, लेकिन प्रभाव बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता है। ये तो बात आप समझते हैं। यानी परिणाम शॉर्ट टर्म कह सकते हैं आप, जबकि प्रभाव लॉन्ग टर्म है दोस्तों। प्रभाव क्या पड़ेगा, बहुत लंबे समय बाद तक प्रभाव पड़ेगा। जैसे औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो ये आप सब समझ सकते हैं। अगर पुनर्जागरण के इन 4 बिंदुओं को अच्छे से कंप्लीट करते हैं दोस्तों, तो पूरा का पूरा पुनर्जागरण से आपका शायद ही सिंगल सवाल है। पुनर्जागरण पर समझ विकसित करने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है।
या सीधा ही कह लें कि इसका क्या पुनर्जागरण क्या है, आपसे पूछ ले पुनर्जागरण यानी कथन कारणों में से पुनर्जागरण क्या है, तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए रहे तो आपको चुनने पड़ जाए तो उनमें से आसानी रहेगी। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी पुनर्जागरण क्यों हुआ, या यूं कह सकते हैं आप कारण तो बाद में, लेकिन इसका होने का कारण यानी इस पुनर्जागरण यानी अंधकार युग से प्रकाश युग में आने का क्या कारण है, इसकी विशेषताएं पढ़ लेंगे दोस्तों। विशेषताएं तो 5 ही महत्वपूर्ण है, लेकिन 5 जितने भी है 5 या 6 है, अगर वो विशेषताएं एग्जाम के दृष्टिकोण से कम 4 बार तो ये विशेषताएं पूछी जा सेम टू सेम लाइनें ही पूछी जा रही है। तो सबसे पहले आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, इंग्लिश में लिखें तो रीबर्थ। रीबर्थ को आप हिंदी में लिख सकते हैं कि पुनः जन्म लेना, पुनः जन्म लेना, या आप यूं कह सकते हैं, इसका एक और मतलब लिख सकते हैं कि पुनः जागना। ये सब इसी के मतलब है, पुनः जागना। इतिहास की 2 घटनाओं से आपको बताता हूं, शायद आपको समझ में आए। दोस्तों एक तो आपने सुना होगा रामायण। रामायण के रचयिता कौन थे, तो महर्षि वाल्मीकि थे। एक दोस्तों इतिहास में आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म, ये पूरी का पूरा ये पुनर्जागरण बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित रहेगा दोस्तों। बौद्ध धर्म की बहुत सी बातें इसके अंदर इन्वॉल्व मिलेगी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे, गौतम बुद्ध। रामायण के महर्षि वाल्मीकि, यानी इस शब्द का मतलब समझ में आ जाएगा दोस्तों आपको। महर्षि वाल्मीकि है ना दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि पहले कहते हैं कि डाकू थे, डाकू से इन्हें एक साधु वगैरह मिलते हैं जिससे इनका विवेक जागता है और ये आध्यात्मिकता की तरफ लगाव बढ़ते हैं, और बाद में ये महर्षि वाल्मीकि बनते हैं और रामायण की रचयिता करते हैं। कहते हैं कि राम के जन्म से पूर्व ही राम की पूरी की पूरी घटना इन्होंने अपनी कृतियों में लिख दी थी, अपनी जो भी यानी इन्होंने रामायण लिखी उसमें लिख दी थी। तो महर्षि वाल्मीकि का क्या एक बार पुनः जन्म नहीं हुआ क्या, पहले एक डाकू थे बाद में एक वाल्मीकि, तो ये इनका पुनः जन्म नहीं हुआ क्या, रीबर्थ। गौतम बुद्ध का वक्तव्य सुन लेना दोस्तों। जिस दिन गौतम बुद्ध यानी विशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा था कि आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है, यानी रीबर्थ हुआ है। मैं अब तक सोया हुआ था, आज जाग चुका हूं, यानी मैंने अपने विवेक को जगा लिया है। मैं अपने विवेक से सब चीजें देख सकता हूं, अच्छा या बुरे का ज्ञान देख सकता हूं। यानी जो आज तक परंपराओं का जो परंपरा वाली बातें चल रही थी, अब मैं उन पर नहीं चलूंगा। जो मेरी बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरेगी, मैं अपने विवेक यानी मेरे विवेक की कसौटी पर खरी उतरेगी, उन्हीं बातों को मानते हुए चलूंगा। तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो ये इसी का मतलब होता है पुनर्जागरण, यानी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो रीबर्थ या पुनः जन्म लेना या पुनः जागना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि यहां से कोई मतलब नहीं है इसका। बात करता हूं दोस्तों 14वीं शताब्दी से पहले, 14वीं शताब्दी से पहले अगर रीबर्थ की बात करूं तो दोस्तों रीबर्थ हुआ कहां था, यानी किसका जन्म हुआ था, तो यूरोप का जन्म हुआ था। यूरोप जागा था, यानी 14वीं शताब्दी में यूरोप जागेगा। यूरोप की घटना है ये रीबर्थ। अगर बात करूं यूरोप की, यूरोप में 14वीं शताब्दी से पहले, तो 14वीं शताब्दी से पहले बहुत सारी घटना हो चुकी थी। 14वीं शताब्दी से पहले का युग, विद्वानों ने इस युग को अंधकार युग यानी डार्क एज के नाम से कहा है। इस युग में ऐसा क्या हुआ था, वो उन सब पर चर्चा कर लेता हूं। यानी रीबर्थ का संबंध किससे, आपसे पूछे संबंध किससे, तो यूरोप से। यूरोप में 14वीं शताब्दी से पहले सामंतवाद का प्रचलन था, सामंतवाद का प्रचलन था। अब दोस्तों सामंतवाद क्या होता है, ये मान लीजिए एक्स नाम का कोई राजा है और ये इसकी प्रजा है, यानी ओ नाम की मान लो ये प्रजा है ये इसकी। अब राजा प्राचीन काल में क्या होता था कि राजा डायरेक्ट जनता से कर नहीं वसूलता था।
प्राचीन काल में राजा डायरेक्ट जनता से कर नहीं वसूलता था। राजा किन से कर वसूलता था? तो राजा के अंडर में कुछ लोग काम करते थे, कुछ सामंत हुआ करते थे। यहाँ सामंत जिन किन से टैक्स वसूलते थे? तो सामंत किन से टैक्स वसूलते थे? तो इन प्रजा से। और सामंत टैक्स वसूल कर किसको दे देते थे? तो आपने नाम सुना होगा राजा को। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत सारे लोगों का बोलबाला था। खूत मुकद्दम चौधरी, मिडवल हिस्ट्री में आपने नाम सुन रखा हो दोस्तों। खूत मुकद्दम चौधरियों के अधिकार क्षेत्र उसने छीन लिए थे। तो ये खूत मुकद्दम चौधरी क्या कहला रहे हैं? सामंत। सामंतवाद का प्रचलन यानी इन लोगों का बोलबाला था। तो बुरी स्थिति किनकी थी? तो किसानों की स्थिति निर्दयी रही होगी। यानी जनता का शोषण हो रहा था, और जनता का शोषण हो रहा था तो किसानों की स्थिति क्या थी? बुरी थी। यानी सामंतवाद का प्रचलन था तो जनता का शोषण हो रहा था। अगर सामंतवाद का प्रचलन है तो यानी ये शोषण करेंगे भी। और किसानों की स्थिति खराब थी। यानी यूरोप में 14वीं शताब्दी से पहले सामंतवाद का प्रचलन था और किसानों की स्थिति बद से बदतर थी, और जनता का लगातार सामंतों के द्वारा शोषण हो रहा था। यानी आए दिन ये कृषि कर वसूल रहे थे। आपने नाम सुना होगा भारत का एकमात्र सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन में जब उसका कृष्ण सिंह बना था वहां का सामंत, तो उसने चमड़ी कर लगवाया था। उसके बाद में पृथ्वी सिंह बना था। पृथ्वी सिंह ने वहां कौन सा कर लगवा दिया? तलवार बधाई कर। तो ये कर किस पर लगाया जा रहा था? किस पर ठोका जा रहा था? तो जनता पर ठोका जा रहा था। तलवार बधाई कर, चमड़ी कर 5 रुपए लगा दिए। उस जमाने में 5 रुपए बहुत हुआ करते। तो ये सामंत थे भाई। आई होप पहला आपको चैप्टर क्लियर हो गया। इसी सामंतवाद के चलते हुए एक व्यक्ति है जिनका कथन है दोस्तों जेम्स, हालांकि बता देता हूं, जेम्स मिल्स। इनका नाम है जेम्स मिल्स। ये भारत की व्यवस्था के धुर विरोधी रहे थे। इन्होंने ये लिखा है कि सामंतवाद के दौरान यूरोप की स्थिति, सामंतवाद के दौरान यूरोप की स्थिति ऐसी नहीं थी जैसी प्राचीन काल में भारतीयों की स्थिति थी। हालांकि एक अलग चैप्टर है, लेकिन जेम्स मिल का कथन है कि सामंतवाद के दौरान यूरोप की ऐसी स्थिति यानी इतनी स्थिति खराब नहीं थी जितनी भारत में प्राचीन काल में थी। यानी यूं कह सकते हैं कि ये भारत के एंटी विरोधी थे जेम्स मिल। तो आई होप ये आपको पहला चैप्टर यानी पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों 14वीं शताब्दी से पहले। तो दूसरा बात करूं तो 14वीं शताब्दी से पहले चर्च का प्रचलन था, चर्च का प्रभाव। चर्च का प्रभाव था। अब दोस्तों चर्च का प्रभाव था तो इसका क्या मतलब? दोस्तों आप जानकर आपको हैरानी हो जाएगी कि 14वीं शताब्दी से पहले यूरोप में कुछ भी करना था तो आपको धर्म की बातें करनी जरूरी आवश्यक थी। यानी अगर आप चित्र बना रहे हैं तो धर्म का चित्र आवश्यक है। अगर आप गाने गा रहे हैं तो धार्मिक गाने ही पड़ेंगे। यानी इतना धर्म का, यानी चर्च का इतना बोलबाला था कि कोई भी कार्य करे लेकिन धर्म संगत होना चाहिए। यानी जो कुछ भी लिखा है, इस समय कैथोलिक यानी चर्च ईसाई दो प्रकार के होते हैं, कैथोलिक होते हैं एक और। तो कैथोलिकों का इतना प्रभाव था, धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़ेंगे, इतना प्रभाव था कि 14वीं शताब्दी से पहले अगर जो भी कुछ कार्य करना था तो उसमें धर्म इन्वॉल्व जरूरी था। यानी सब बातों में धर्म जरूरी था, चाहे वह साहित्य के क्षेत्र में हो चाहे विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान का तो कोई बोलबाला भी नहीं था, लेकिन साहित्य के क्षेत्र, कला के क्षेत्र, जितना भी चित्रकला कर रहे हैं तो आपको धर्म संबंधी पेंटिंग करनी आवश्यक थी। तो ये आप सीधा समझ गैस कर सकते हैं कि चर्च का प्रभाव था, या यूं कह सकते हैं कि धर्म से यानी 14वीं शताब्दी से पहले धर्म का प्रभाव, यानी यूरोप पूरा का पूरा यानी पूरे के पूरे यूरोप के नागरिक धर्म से प्रभावित थे। और बात करें तो विज्ञान, तर्क, चिंतन का कोई अस्तित्व नहीं। यानी 14वीं शताब्दी से पहले यूरोप में विज्ञान, धर्म, चिंतन, इन सभी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं था। जो बातें बाइबल में लिखी हुई थी वो फॉलो की जा रही थी। विज्ञान को नहीं मानते थे इस समय, यानी बिल्कुल परंपरावादी लोग थे जो परंपरा के अनुसार चला आ रहा था। यानी किसी ने कह दिया कि पृथ्वी गोल है, चाहे गोल है तो गोल है, चपटी नहीं थी, उनके अनुसार चपटी नहीं थी। यानी विज्ञान की कोई बातें नहीं मानी।
अगर चौथी विशेषता की बात करूं, चौथी विशेषता की बात करूं तो दो जीवन होते हैं परलौकिक, एक होता है पर अलौकिक, एक होता है परलौकिक। परलौकिक जीवन पर विश्वास, जीवन पर विश्वास। परलौकिक जीवन पर विश्वास से क्या मतलब है दोस्तों? तो परलौकिक जीवन पर विश्वास से मतलब होता है कि भविष्य के बारे में सोचना। जैसे पाषाण काल आप पढ़ेंगे तो पाषाण काल में जब भी व्यक्ति कोई मरता था तो अगले जन्म में उसे सुख सुविधा मिले, इसलिए क्या करते थे, व्यक्ति को यानी उसके शव के सब जहां सब दफनाते थे तो वहां उसका क्या कर देते थे, जैसे कोई आभूषण वगैरह लगा देते थे, यानी आभूषणों के साथ भी दफनाया जाता। क्यों दफनाया जाता था? ऐसी मान्यता थी कि ये आगे उसको जन्म में मिल जाए, यानी स्वर्ग की कल्पनाएं कर रहे हैं। यानी आप अगर पाप करोगे तो आपको नरक मिलेगा, अगर आप पुण्य करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग की कल्पनाएं की जा रही है पारलौकिक जीवन में, यानी भविष्य में जी रही है। अलौकिक यानी वर्तमान में जीवन नहीं हो रहा। तो ये सब 14वीं शताब्दी से पहले हो रहा है। यानी 14वीं शताब्दी से पहले क्या कहा रहा था? तो पहली व्यवस्था थी कि सामंतवाद का प्रचलन था, दूसरी व्यवस्था क्या थी? तो चर्च का प्रभाव था, तीसरी व्यवस्था विज्ञान तर्क चिंतन का कोई अस्तित्व नहीं था, चौथी व्यवस्था क्या थी? तो चौथी व्यवस्था थी पारलौकिक जीवन पर विश्वास, यानी इस भौतिक जीवन पर विश्वास नहीं था, परलौकिक यानी पर दूसरे लोक के जीवन पर विश्वास था कि अच्छा करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, बुरा करेंगे तो नरक मिलेगा। अब इन सभी व्यवस्थाओं को देखकर इस काल को यानी 14वीं शताब्दी से पहले के काल को, यानी हमने चार व्यवस्था देखी। सामंतवाद का प्रचलन, दूसरी देखी चर्च का प्रभाव, चर्च का प्रभाव, तीसरी व्यवस्था देखी कि विज्ञान तर्क और चिंतन का अस्तित्व नहीं, और चौथी व्यवस्था देखी हमने कि परलौकिक जीवन पर विश्वास था, परलौकिक जीवन पर विश्वास। अब दोस्तों घटना ये होती है कि इस काल को विद्वानों ने डार्क एज कहा है। डार्क एज से यानी 14वीं शताब्दी के काल को विद्वानों ने, यानी 14वीं शताब्दी से पहले के काल को विद्वानों ने किस नाम से संबोधित किया? तो डार्क एज यानी अंधकार युग के नाम से पुकारा है, अंधकार युग। अब दोस्तों जैसे ही 14वीं शताब्दी से बाहर आएंगे तो बहुत सारे विद्वान आते, हालांकि आगे नाम आ जाएंगे, वैसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे फ्रांसिस बेकन महोदय ने पहली बार पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में किया था और उन्होंने ही सबसे पहले ईश्वरीय सिद्धांत का खंडन किया था। फ्रांसिस बेकन महोदय है। अगर दूसरा नाम लो तो देकार्ते हैं। और कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं, जैसे विदेशी आक्रमण हुए तो हम विदेशी लोगों के संपर्क में हैं, विदेशी लोग यानी जो सब विद्वान थे इनके जैसे ही संपर्क में है, तो इन लोगों की वजह से हमने जिस युग में प्रवेश किया, यानी यूरोप की बात कर रहा हूं, जिस युग में प्रवेश किया उस युग का नाम था प्रकाश युग, या इसी को कह देते हैं प्रबोधन युग। आज से कोई आपसे परिभाषा पूछे तो मैंने आपको पिछले 20 मिनट से या 15-20 मिनट से जिस परिभाषा के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूं वो परिभाषा ये थी। यानी डार्क पुनर्जागरण की परिभाषा क्या थी? तो इन व्यवस्थाओं को छोड़कर, यानी सभी समाज की कुरीतियों को छोड़कर, उन हमारी विवेक की कसौटी पर खरे उतारकर, यानी या यूं कह सकते हैं कि अंधकार युग से प्रकाश युग में आना ही क्या कहलाता है? पुनर्जागरण कहलाता है। आई होप आपको पुनर्जागरण की डेफिनेशन पूर्णतः कंप्लीट समझ में आ गई होगी। ये था पूरा पुनर्जागरण। तो क्या यूरोप में 14वीं शताब्दी से पहले कभी पुनर्जागरण नहीं हुआ? यानी ये तो हमने पढ़ा कि 14वीं शताब्दी से पहले डार्क एज था, तो 14वीं शताब्दी से 14वीं से चलो नोट लगा के लिख, नोट
14वीं शताब्दी से पहले प्रकाश युग। क्या यूरोप में 14वीं शताब्दी से पहले कभी कोई प्रकाश युग आया था? तो बिल्कुल आया था। एक बार आया था 9वीं शताब्दी में, एक बार आया था 10वीं शताब्दी में, एक बार आएगा 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी के बाद 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य। नौवीं शताब्दी में जिनके नेतृत्व में, यानी 9वीं शताब्दी में प्रकाश युग आया था, इसे नाम दिया जाता है कोरोलीजियन। कोरोलीजियन का संबंध जिस क्षेत्र से था उस क्षेत्र का नाम था साहित्य क्षेत्र में। यानी जब बर्बर आक्रांताओं के द्वारा यूरोप पर यानी बर्बर आक्रांताओं के द्वारा जब आक्रमण हुआ था, तब साहित्यिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। साहित्यिक क्षेत्र में धर्मनिरपेक्ष जैसी बातें देखने को मिली थी, और इसी को 9वीं शताब्दी में प्रकाश युग के नाम से जाना जाता है। तो 10वीं शताब्दी में प्रकाश युग आया था, उसका नाम क्या था? तो 10वीं शताब्दी में प्रकाश युग का नाम था ऑटोनियन युग, और इसे कहते हैं तीसरा प्रकाश युग। तो हम खूब से डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये था दोस्तों पुनर्जागरण शब्द। यानी पुनर्जागरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसकी वास्तव में पृष्ठभूमि क्या थी वो मैंने आपको बताने के प्रयास किया। इसकी परिभाषा क्या थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपकी प्रतिक्रिया का वेट जरूर करेंगे दोस्तों। आप प्रतिक्रिया अच्छी दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और मैं डिपेंड कीजिए दोस्तों। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज तारीख है 29। अगर आपके अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो यकीन मानिए दोस्तों 2 महीने में हमारे कम से कम 80+ वीडियो वर्ल्ड हिस्ट्री पर आ जाएंगे, और 80+ वीडियो में हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। और एक अच्छे लेवल से, ऐसा नहीं है कि अच्छा कोई कंटेंट नहीं होगा, बिल्कुल बाद में। और वीडियो सभी के सभी निःशुल्क रहेंगे दोस्तों। इसमें पैसे वाले के डरने की कोई आवश्यकता नहीं, सारे के सारे बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आपका प्यार बना रहे। धन्यवाद।